हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, आज हम करेंगे अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। ये चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, जे और नीट सब में ये चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिक यहाँ से ही स्टार्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या है, लेवल का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, बेसिक सब कुछ यही रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो, हमारे माइंड में ना हमेशा एक मिसकंसेप्शन होता है, एक मिथ होता है कि ग्रेविटी जो है ना वो सिर्फ हमारी अर्थ यानी हमारी धरती की वजह से होती है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा जी, ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ की वजह से नहीं होती है। ग्रेविटी हर उस ऑब्जेक्ट में होती है जिस ऑब्जेक्ट का कुछ मास हो। अब एक बात बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, कुछ मास होगा तो वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। और उस चीज को क्या कहते हैं, जिसका मास है और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे कहते हैं मैटर। ठीक है, यानी इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज मैटर है, यानी कि जिस भी चीज में मास है, जिस भी चीज में वजन है, जैसे कि ये पेन, इसकी भी अपनी ग्रेविटी है। हाँ, इसकी भी अपनी ग्रेविटी है। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ की वजह से ही ग्रेविटी है। नो बेटा जी, नो। ग्रेविटी हर उस ऑब्जेक्ट में है, इस पूरे यूनिवर्स में हर उस ऑब्जेक्ट में है जिसके अंदर मास है। मास है यानी वो चीज मैटर है, और वो चीज मैटर है तो उसमें ग्रेविटी है। इस मार्कर में भी ग्रेविटी है, इस बोर्ड में भी ग्रेविटी है, मेरे अंदर भी ग्रेविटी है, इस वॉल में भी ग्रेविटी है। हाँ जी, हर मास में ग्रेविटी है। बस फर्क क्या है, जिसका जितना मास उसकी उतनी ज्यादा ग्रेविटी। जिसका जितना ज्यादा मास उसकी उतनी ज्यादा ग्रेविटी। अब आप बोलो मैम, अगर इस पेन में ग्रेविटी है और आप में भी ग्रेविटी है तो ये पेन आपकी तरफ आ क्यों नहीं रहा? ऐसे आके चिपक जाना चाहिए, जैसे कि हम अर्थ पर खड़े हैं, है ना। हम ग्रेविटी की वजह से अगर मैं उछलूं ऐसे तो मैं कितना उछल सकती हूँ, थोड़ी सी देर बाद ग्रेविटी की वजह से ही मैं नीचे आ जाती हूँ, है ना। तो आप ये भी सोचो कि पेन अगर ग्रेविटी है, ये बोर्ड में अगर ग्रेविटी है तो ये तो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भी तो मास है, मेरे अंदर भी ग्रेविटी है ना। लेकिन ग्रेविटी हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है। जिसका जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा बड़ी कोई चीज होगी, जितना ज्यादा मास होगा उस चीज के अंदर, उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होती है। आपको पता है हमारी जो अर्थ है, अर्थ का मास कितना होता है, कितना वजन है अर्थ के अंदर? अर्थ के अंदर वजन है, मैं यहाँ लिखती हूँ 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kgs। इतना बड़ा मास है हमारी अर्थ का, जिसकी वजह से ही हम अर्थ की ग्रेविटी को फील कर पाते हैं। अब भाई एक बात बताओ, अर्थ का तो इतना बड़ा मास है, 10 यानी 10 के पीछे 24 जीरो लगा दो, काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना बनेगा। ट्रिलियन, पिलियन, गिलियन, मिलियन जो भी बनेगा बताओ मुझे क्या क्या बनेगा। 10⁻24, इतना बड़ा मास। और इस पेन का क्या मास होगा, इस मार्कर का? मेरे अंदर क्या मास होगा, इस बोर्ड के अंदर क्या मास होगा? इसी वजह से हमें सिर्फ ग्रेविटी किसकी फील होती है? अर्थ की तरफ फील होती है, क्योंकि अर्थ का बहुत बड़ा मास है। जिसका जितना बड़ा मास उतनी ही ज्यादा हमें ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। ठीक है, अब देखो आते हैं अपने टॉपिक पर। ग्रेविटी क्या है भाई? ग्रेविटेशन बोलो या फिर सिंपली ग्रेविटी बोलो, क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जहां जहां मास है वहां वहां क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और उसी फोर्स को क्या बोला है? ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होती है। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, अब भाई जैसे हमारे न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ऐसे ही न्यूटन साहब ने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बोला जाता है बेटा जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो, या फिर न्यूटन्स फोर्थ लॉ बोल दो। फोर्थ लॉ,
तीनों चीजें सही है। देखो न्यूटन ने पता है क्या कहा, इसने कहा, यहां से देखो, इसने कहा कि भाई कोई भी दो बॉडी, हमने कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है, एक का मास m1, एक का मास m2। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होंगी, जहां दो बॉडीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करेंगी। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे पे लगाती है। अब भाई जिस फोर्स से m2 मास को मेरा m1 वाला मास खींचेगा, उसी फोर्स से m1 वाला मास भी m2 को खींचेगा। क्यों मैम, m1 m2 में मास में डिफरेंस हुआ तो मैम, बेटा जी एक बात बताइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी m1 वाला मास m2 मास को जितने फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, m2 वाला मास उतनी ही फोर्स से m1 वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा, भले ही दोनों के मास में कितना भी डिफरेंस हो। ठीक है, ये कहां से सेटिस्फाई हुआ, F1 F2 इक्वल होंगे F1 F2 बराबर, मैंने लिख दिया सिंपली F यानी फोर्स। कहां से वेरीफाई हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूटन ने पता है क्या बोला अपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में, उसने बोला कि ये जो इनके बीच में लगने वाली फोर्सेस है, और ये आर सुनो क्या है, आर है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस, आपस में सेंटर का डिस्टेंस। अब मैं हूं अर्थ पे है ना, तो हमारा पता है कहां से ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे तो कहां से करेंगे, मेरी बॉडी के सेंटर से, मेरी ध्यान से सुना, मेरी बॉडी के सेंटर से और अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा r, यानी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के सेंटर का जो बीच के जो सेंटर होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका r है। ठीक है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ग्रेविटी, इसने क्या बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर उसमें मास है तो उसे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर बाय ए फोर्स। ठीक है, मान लेते हैं F फोर्स से खींच रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किस किस का मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट का मास लो, m1 है एक का मास है m2, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यानी m1 मल्टीप्लाई m2, m1 m2 का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 का मास, फोर्स के। ये फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, m1 m2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r, इसका स्क्वायर कर दो, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्रेविटेशन, ये F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट के मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, आई होप ये आपको समझ में आया है। देखो, ठीक है, अगर मैं इसको, डस्टर तो पता नहीं मेरा कहाँ गया, हाथ से इरेज कर देती हूँ अभी से। देखो, अगर मैं इसे कंबाइन कर दूं तो पता है क्या होगा, क्या होगा हमारा, इन दोनों को कंबाइन करने पर F m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक चीज तो पता है आपको कि जब हमें ये डायरेक्टली ये वाला प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो कुछ ना कुछ हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना। तो कांस्टेंट क्या आएगा हमारा, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये G पता है आपको क्या है, G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है बेटा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, देखो जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
इसको याद कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला। और जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू होगी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। ये है जी की वैल्यू। क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे सुनो। क्वेश्चन में m1 m2 का मास गिवन होगा, उसे यहाँ पुट कर दोगे, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा पूरे यूनिवर्स में, और डिस्टेंस गिवन होगा। तो क्या करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बोल सकता है कि मान लो डिस्टेंस पहले था r, ठीक है, r स्क्वायर डिस्टेंस है, r है। अब डिस्टेंस को क्या कर दूं मैं, डबल कर दूं, यानी इस r की जगह डिस्टेंस में क्या कर दूं 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 4r, यानी हमारी फोर्स कितने से डिक्रीज करेगी, 4r से। अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो पहले इतना, देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो क्या मैंने बता दिया आपको कि वैल्यूज गिवन होंगी m1 m2 की, डिस्टेंस गिवन होगा, g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्या थी g की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज रख दोगे तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो है ये, देखो इसने क्या बोला है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, देखो शुरू में मान लेते हैं हमारा ये है दो ऑब्जेक्ट, मास वही m1 m2, डिस्टेंस r और फोर्स तो f है ही, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड, क्या कर दिया, डिस्टेंस क्या है r, r की जगह मुझे क्या करना है ट्रिपल, यानी 3 गुना 3r कर दिया डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हो जाएगी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और r की जगह क्या आएगा 3r का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी फोर्स मेरी g m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर, यानी फोर्स मेरी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी 9 टाइम्स, ठीक है। g m1 m2 क्या है, देखो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या है, इसको मान लेते हैं मेरी नई फोर्स f डैश, ये क्या है g1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अपॉन 9 आ जाएगा यहाँ 9, तो f डैश यानी नई फोर्स कितनी आई, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिवाइडेड बाय 9, पहला आंसर। दूसरा आंसर देखो, द masses of both objects are doubled, masses of both objects are doubled, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को मैं डबल कर दूं, करो भाई मास को डबल, f डैश इक्वल्स टू g, दोनों के मास को डबल 2m1 2m2 अपॉन r स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये g 2 2 जा 4 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या है, इस 4 को मैं बाहर लिख लेती हूँ, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या है ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये है हमारा 4, तो नई वाली जो फोर्स आई f डैश वो किसके इक्वल है, जो हमारी ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसका 4 टाइम्स 4f। थर्ड देखो, द masses of one of the body is doubled and separation is half, क्या करना है, जो हमारी f डैश है उसमें किसी एक मास को डबल कर दो, यानी मान लेते हैं मैं 2m1 m2 कर देती हूँ, और क्या करना है सेपरेशन, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, सेपरेशन में किसकी बात कर रहा है, ये हमारे r की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, सेपरेशन को क्या कर दूं हाफ कर दूं, तो क्या कर दूं r/2 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये वाला 2 इसका स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, देखो यहां सॉल्व करो, g 2 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4, इसको सॉल्व किया, ये वाला 4 ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा भाई, बेसिक मैथ्स जाएगा, ठीक है। यहां कर देती हूं मैं, क्या हो जाएगा ये 4 ऊपर जाएगा तो 4g 2 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और 4 2 जा 8 8g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होगा इसका
आंसर। थर्ड का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, फर्स्ट का आंसर ये है। देखो करो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हमें जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को डिराइव करना है। ठीक है, देखो कैसे डिराइव करेंगे भाई। अब तक हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? अगर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो इस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स क्या है बेटा जी? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जी क्या है हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसे बोलेंगे बेटा जी हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट m1 m2 क्या है बेटा जी? मासेस हैं, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं। r क्या है? उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? हमारे पास सिर्फ एक यही फॉर्मूला है और हमें किसकी यूनिट निकालनी है? g की यूनिट निकालनी है। भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दूं, कोई भी फोर्स बोल दूं, फोर्स की यूनिट हमेशा क्या होगी? न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी मेरी? न्यूटन। जी की तो हमें निकालनी है। m1 m2 मास, m1 मास, मास कितने होता है? kg में होता है, मल्टीप्लाई m2 मास की भी kg अपॉन r यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी, किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, और r का क्या है? स्क्वायर है, तो मीटर का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो g की यूनिट क्या हो जाएगी? यह न्यूटन है, इक्वल्स टू g, kg मल्टीप्लाई kg स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? g की वैल्यू, g की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये है आपके जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, यानी एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट। देखो नेक्स्ट है बेटा जी, भाई ग्रेविटी तो है, ग्रेविटेशनल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है हर जगह, हमने बात की, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? कहाँ कहाँ है भाई? तो देखो सबसे पहली चीज है हमारा एटमॉस्फेयर। एक बात बताओ, क्या मून पर एटमॉस्फेयर है? क्या हम ऐसे जाके खुली हवा में सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों भाई? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहां एयर में, एयर मतलब क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर क्या है? मिक्सचर ही तो है गैसेस का, है ना? तो वो जो एयर में जितने भी गैसेस हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि अर्थ का मास मैंने बताया कितना था? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। इतना बड़ा मास है हमारी अर्थ का, तो उसकी ग्रेविटी भी तो बहुत ज्यादा होगी। तो उसी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी ने ही सारी गैसेस को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है हमारा अर्थ पर, जिसकी वजह से हम हवा में सांस ले पाते हैं। हमारे एयर में क्या है? गैसेस प्रेजेंट है। एयर मतलब क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना? हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो हमारा मून है उसका मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू हमारी अर्थ के, इसी वजह से वहां ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। जब अर्थ के कंपैरिजन में मून पर ग्रेविटी ना के बराबर यानी निग्लिजिबल होगी, तो क्या पॉसिबल है कि वो गैसेस को उसी तरीके से होल्ड कर पाए जैसे हमारी अर्थ ने होल्ड किया है, पकड़ रखा है? नहीं पॉसिबल। इसी वजह से जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो अपने स्पेस सूट के अंदर सिलेंडर वगैरह लेकर जाते हैं, एयर ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, ठीक है, ताकि वो सांस ले सके। ठीक है, दूसरा है हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। समुद्र में क्या आते हैं? बहुत सारे टाइड्स आते हैं, यानी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, किसकी वजह से?
ये होता है हमारा ग्रेविटी की वजह से। जब हमारा मून क्या होता है, अर्थ के बिल्कुल रोटेट करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है। जब अर्थ के चक्कर लगाता है, जब वो अर्थ के सामने आ जाता है, मान लो ये अर्थ है, ये मून है, बिल्कुल उसके सामने आ गया, तो मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगा ही। भाई दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अर्थ है एक मून है, दोनों में मास है, दोनों में मास है तो दोनों की अपनी ग्रेविटी होगी। मून भी थोड़ा बहुत अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से समुद्र में क्या होती है, लहरें उठती हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, हम टाइड्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ सोलर सिस्टम। भाई हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स वगैरह होती हैं, है ना, गैलेक्सीज वगैरह होती हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पर ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज ऐसे घूम रही हैं, कल को कोलैप्स कर जाए अर्थ के साथ, यानी या फिर अर्थ किसी और प्लैनेट के साथ कोलैप्स कर जाए, ऐसा नहीं होता है। स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजेक्ट्री ड्यू टू अर्थ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई किसी भी चीज को अगर मैं बॉल को यहाँ से फेंक रही हूँ तो क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं पाथ को। तो क्या करेगी, बॉल कुछ दूरी तक हवा में जाएगी, फिर वापस अर्थ पर आ जाएगी, धरती की तरफ यानी अर्थ की तरफ वापस क्यों आ रही है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इसको यहीं कंक्लूड कर देते हैं। अगर जितना भी पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।